हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, चैप्टर 11, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए चैप्टर 11 का नाम है सांस्कृतिक एवं विज्ञान। ओके, सांस्कृतिक एवं विज्ञान। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का नंबर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए टीला। ओके, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। फिर देखिए ख नंबर, महाभारत खालिस्तान की रचना है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महर्षि व्यास। ओके, महाभारत महर्षि व्यास की रचना है। फिर देखिए ग नंबर, लौह स्तंभ खालिस्तान में स्थित है, क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। फिर देखिए घ नंबर, अजंता के चित्र, ओके, खालिस्तान में आपको लिखना है अजंता के चित्र में मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड नंबर देखिए सही मिलान कीजिए। ओके, सही मिलान करना है, देखिए क और ब का मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आर्यभट्ट का मिलान हो जाएगा आर्यभट्टियम से। ओके, आर्यभट्टियम। फिर देखिए स्तूप, तो स्तूप का मतलब होता है टीला, तो इसका मिलान हो जाएगा टीला के साथ। फिर देखिए मेघदूत। ओके, तो मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। उसके बाद देखिए रामायण किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने। तो इस तरीके से महर्षि वाल्मीकि के साथ मिलान हो जाएगा। इसे मैं और एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए आर्यभट्ट का हो जाएगा आर्यभट्टियम के साथ, स्तूप का हो जाएगा टीला के साथ, मेघदूत का हो जाएगा कालिदास के साथ, रामायण का हो जाएगा वाल्मीकि के साथ। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर का पहला नंबर देखिए, पुराणों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? क्लियर है, पुराणों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुराणों से हमें नंद वंश, मौर्य, कुषाण, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में कई जानकारियां मिलती है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए पुराणों से हमें बहुत सारा वंश का जानकारी प्राप्त होता है। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, लौह स्तंभ की दो विशेषताएं लिखें। तो देखिए लौह स्तंभ की दो विशेषता लिखना है। लौह स्तंभ, देखिए इसका आंसर हो जाएगा लौह स्तंभ की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। क देखिए लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ। इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। क्लियर है, देखिए लोहा से बना हुआ है लौह स्तंभ, 1500 साल हो चुका है। इतना धूप, गर्मी, वर्षा डेली हो रहा है, लेकिन भी एक भी जंग नहीं लगा है, तो बहुत ही स्पेशल है। फिर देखिए ख नंबर, लौह स्तंभ लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है। तो देखिए इसका ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर ही है और वजन देखिए काफ़ी ज़्यादा वजन है, 3 टन है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाए जाने वाले स्तूपों में समानता का उल्लेख करें। क्लियर है, देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ हम लोग पहले ही देख चुके हैं, टीला होता है। क्लियर है, अब देखिए इसमें आगे क्वेश्चन है, पाए जाने वाले स्तूपों में क्या क्या समानता है उसको लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप के आकार भिन्न होते हैं, लेकिन सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष, हड्डी, राख या दांत, ओके, या उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली कोई वस्तु या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राचीन गणितज्ञों के द्वारा, और दूसरा है बोधायन सुलभ सूत्र। तो ये दोनों को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। प्राचीन गणितों के द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आइए चर्चा करें की ओर। देखिए आइए चर्चा करें का पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य में हुए विकास की चर्चा कीजिए। तो देखिए आइए चर्चा करें का क्वेश्चन आंसर है, तो आइए चर्चा करें मतलब थोड़ा सा चर्चा करना होता है, लंबा लिखना पड़ता है विस्तार रूप से, तो इसका आंसर आपको लंबा मिलेगा। ओके, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट टेंशन नहीं लेना है, इसे नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, वेद प्राचीनतम साहित्य कृति है
जिससे हमें आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। पहले वेद का ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। यह पीढ़ियों तक मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा। बाद में इनका संकलन ग्रंथ के रूप में हुआ। यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं का भली भांति समझने के लिए एक नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ को ब्राह्म साहित्य के नाम से जाना जाता है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। ओके, तो आगे देखिए, चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए आप, इसे एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस बुक का लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है और ये बुक का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण में राजा की भूमिका क्या रही होगी? तो देखिए, प्राचीन काल में जो मंदिर निर्माण होता था उसमें राजाओं की क्या भूमिका रहती थी? तो इसका उत्तर देखिए, प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण में राजाओं की भूमिका निम्नलिखित थी। तो देखिए, इसका आंसर भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ओके, तो देखिए, प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण में कई चरण होते थे। सबसे पहले छोटे किस्म के पत्थर को ढूंढना एवं खोद कर निकालना होता था। इसके बाद पत्थरों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना पड़ता था। अब भारी पत्थरों को काट छांट कर तराशने की होती थी। तराशने के क्रम में पत्थरों से खंभों, दीवारों की चौखटों एवं छतों का आकार बनाया जाता था। तैयार होने पर इन्हें सही जगहों पर लगाया जाता था। इस कार्य में काफ़ी धन की आवश्यकता होती थी। संभव है कि इन मंदिरों या इमारतों को राजा या रानी ही बनवाते होंगे। मंदिरों में आने वाले भक्तों के उपहार तथा अन्य लोगों के द्वारा दिए गए भेंट से इमारत की सजावट की जाती थी। उनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे मिले हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग JCRT क्लास 6 का चैप्टर 11 कंप्लीट किए। चैप्टर 1 से लेकर 11 तक अब मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।